नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो। अब जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनका आंसर किस तरीके से करना है। आज जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो करेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस अध्याय से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उनका उत्तर किस तरीके से देना है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूलैंड के अस्तित्व सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, न्यूलैंड ने क्या किया था, परमाणु भार के अनुसार सारे के सारे तत्वों को अरेंज किया और फिर उन्होंने देखा कि हर आठवें तत्व जो था उसकी जो प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म थे, वो पहले तत्व से मिलते थे। तो चलिए देखते हैं उनका जो ये सिद्धांत था उसकी सीमाएं क्या क्या थी। उनकी पहली सीमाएं थी कि यह पाया गया कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था तथा इसके बाद के आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई। उन्होंने कहा कि हर आठवां तत्व जो होगा वो पहले जैसा होगा, परंतु कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हो रहा था। उनकी जो दूसरी परेशानी थी वो ये था कि असमान गुणधर्मों वाले तत्वों को उन्होंने एक ही वर्ग में रखा था। जैसे कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रखा था, जबकि इन दोनों के ही गुणधर्म क्लोरीन और फ्लोरीन से नहीं मिलते थे। और तीसरी जो दिक्कत थी वो ये थी कि न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाद में कई सारे तत्व आए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खा रहे थे। और ये एक और बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब जो नए तत्व थे उनको उनकी टेबल में नहीं डाला जा सकता था और इससे उनकी पूरी टेबल खराब हो गई। तो ये थे न्यूलैंड के जो सिद्धांत था उसकी सीमाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी से आने से पहले जो सबसे अच्छी सारणी हमारे पास थी वो थी मेंडलीव की बनाई हुई सारणी, परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे कि समस्थानिक जो थे उनकी दिक्कत आ रही थी और कई बार ऐसी दिक्कत आ रही थी कि कुछ तत्वों को आगे रखा गया था जबकि उनका जो परमाणु भार था वो पहले तत्व से कम था। तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक किया गया था आवर्त सारणी में। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बनाई थी हेनरी मोजले ने, और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते थे और इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया था। ये कुछ इस प्रकार है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार माना गया कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस प्रकार कोबाल्ट एवं निकल जैसे तत्वों को उचित स्थानों पर रखा गया जिनके गुण एक समान थे, और क्योंकि जो मेंडलीव थे वो उनको साथ में नहीं रख पाए थे, इस वजह से यहाँ पर ये जो इशू था उसको ठीक किया गया था। अगला क्या था कि इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को वर्गीकृत किया गया। इससे असंगत तत्वों को एक ही ग्रुप में पाए जाने की समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी उसमें क्या था कि कुछ जगहों पर ऐसे तत्व थे जिनके गुणधर्म नहीं मैच करते थे और वो एक ही ग्रुप में थे। परंतु जब आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया तो इस पर ध्यान रखा गया कि एक ग्रुप में सिर्फ उन्हीं तत्वों को डाला जाए जिनके जो गुणधर्म है वो समान हो। तो इस वजह से ये जो दिक्कत थी ये भी दूर हो गई। अब अगली दिक्कत बची समस्थानिकों की, क्योंकि समस्थानिकों में क्या था कि उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती थी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती थी। तो इससे जो उनका परमाणु भार होता था वो भी अलग हो जाता था। तो एक ही तत्व को हमें अलग अलग जगह पे रखना पड़ता और ये इशू आ रहा था मेंडलीव की टेबल में। तो दरअसल जब हमने आवर्त सारणी बनाई नई वाली तो उसमें समस्थानिकों को उचित स्थान देने की जो समस्या थी वही खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेंडलीव क्या कर रहे थे, वो परमाणु भार के अनुसार सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे थे, परंतु जब हेनरी मोजले आए तो उन्होंने इसको जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके हिसाब से अरेंज किया और उन्होंने इसे कहा एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट। तो एटॉमिक नंबर के अरेंजमेंट में जितने भी समस्थानिक थे उन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम था, इस वजह से उन सबको एक ही जगह पे रखना था, और क्योंकि उन्हें एक ही जगह पे रखना था तो उनको अलग अलग रखने वाली जो दिक्कत आ रही थी वो वहीं पे खत्म हो गई। अब अगली बात आती है उत्कृष्ट गैसों की, यानी कि जो नोबल गैसेस थे। तो उनकी सक्रियता के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हें उचित स्थान दिया गया है। उन्हें हमने सबसे अंत में जो 18वां ग्रुप है उसके अंदर रखा है, जिसकी वजह से उनका इस पूरे ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसे देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि तत्व सारणी में कहाँ पे रखा गया है। चलिए देखते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं Kl, Mn आदि जो होते हैं उनमें व्यवस्थित करने की क्रिया को ही इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को बता सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का। तो जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 7, अतः नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, जो K शेल होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसमें हम 2 डाल देंगे तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 गए तो 5, तो बचे हुए 5 को हम डालेंगे L शेल में, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2,5। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2, बाद में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यह 5वें समूह में स्थित होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, एक तो है 2 और दूसरा है 5। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यह दूसरे आवर्त में होगा। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे होगा ये बता सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 2,5 है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पीछे लिखा हुआ है 5। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन 5वें नंबर पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरोन और फिर है कार्बन, और उसके बाद 5वां नंबर जो है उसमें नाइट्रोजन है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नंबर लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पहले तो लिखा है 2 और फिर लिखा है 5, तो यहाँ पर टोटल 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे आवर्त यानी कि दूसरे पीरियड में आएगा। पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम का है और दूसरा पीरियड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व का स्थान बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रेंड्स हैं उनको और जान लेते हैं। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो हमारा पहला ग्रुप होता है वो होता है मेटल्स का, इसको हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोजन को इससे अलग रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए ये हमारा जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि नई आवर्त सारणी, इसमें भी हमें नहीं पता, तो इसको हम एल्कली मेटल्स के साथ रखते हैं। यहाँ पर अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो इनका विन्यास क्या होता है, लास्ट में इनके विन्यास के 1 आता है, यानी कि ये जो होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके जस्ट बाद आता है एल्कली अर्थ मेटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके पीछे आता है 2, यानी कि इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो ये भी बड़ी ईजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। तो यहीं पे जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज किया जा सकता है, पर जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अंत में पहुँच जाएं तो ये जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है जिसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, टोटल 7 बाहर वाले कोश में, कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसीलिए जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होता है वो होता है मेटल्स का और राइट वाला साइड होता है नॉन मेटल्स का। और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो जो मेटल कैरेक्टर होता है वो लूज होता चला जाता है और नॉन मेटल वाला कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे ही अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होने लग जाता है, क्योंकि कोश तो उतने ही हैं परंतु प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव खिंचाव आता है और वो अंदर की तरफ खिंचते चले जाते हैं। परंतु अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की तरफ तो जैसा कि हम जानते हैं जैसे ही हम नीचे आते हैं एक कोश बढ़ जाता है, उससे नीचे आने पे एक और कोश बढ़ जाता है, तो इससे कोश बढ़ रहे हैं, इस वजह से ऊपर से नीचे आते हुए जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसी वजह से ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जबकि लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज कम होता है। तो ये कुछ ट्रेंड हैं जिनको आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। आपको कुछ और ट्रेंड भी मिल जाएंगे जिनके बारे में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से जानेंगे, परंतु अभी क्या कीजिएगा, इस बुक में आपको जितने भी ट्रेंड मिलते हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।